हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। स्वागत है आपका अपने चैनल आर्या स्टडी केयर पर। दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। और मैं आशा करता हूं किसी तरीके से आप इस चैनल के माध्यम से अपने ज्ञान को, अपने रिवीजन को बढ़ाते रहेंगे। तो साथियों, जैसा कि हम लोग अभी क्लास 9th का विज्ञान विषय में एक चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, उस चैप्टर को लेकर के चल रहे हैं। और इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने कार्य के बारे में पढ़ा था, जाना था और समझा था, और आप लोगों का उस पर रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा मिला, उसके लिए धन्यवाद। अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का नया टॉपिक, जिसका नाम है एनर्जी और ऊर्जा। हिंदी में हम लोग उसे ऊर्जा कह रहे हैं, इंग्लिश में हम लोग उसे एनर्जी कहते हैं। तो सबसे पहले ऊर्जा या एनर्जी होता क्या है, हम लोग इस विषय पर बात करें। तो एनर्जी और ऊर्जा जो होते हैं वह कार्य करने की कुल क्षमता को कहा जाता है। कहने का मतलब, किसी वस्तु पर बल लगाने से उस वस्तु में किसी कार्य को करने की कितनी क्षमता उत्पन्न होती है, उसी कुल क्षमता को ऊर्जा का नाम दिया जाता। तो डिफिनेशन पूछा जाता है कि व्हाट इज एनर्जी, तो हम लोग कहते हैं एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। हिंदी में बात करें तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ऊर्जा जो होती है वह कार्य का ही परिमाण होता है। ऊर्जा क्या है? कार्य का परिमाण है, यानी जितना आप कार्य कर पा रहे हैं वह डिपेंड करता है कि उतनी मात्रा में आपके अंदर ऊर्जा है। इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि जितनी ऊर्जा आपके अंदर है उसी ऊर्जा के अनुसार आप किसी कार्य को बल लगाकर करने में सक्षम हो पाते हैं। क्लियर साथियों? तो इसी पॉइंट से, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि ऊर्जा कार्य का ही परिमाण है, इसका मतलब है कि ऊर्जा का भी जो ऐसा यूनिट होगा वह कार्य के ऐसा यूनिट का ही परिणाम है। कहने का मतलब कि जो कार्य का ऐसा यूनिट होगा वही हमारा ऊर्जा का भी ऐसा यूनिट होगा, एनर्जी का भी ऐसा यूनिट होगा, जिसे हम लोग कहते हैं जूल, डिनोट करते हैं जैसे। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा एक अदिश राशि है, जिसे हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे कि राशियां जो होती है दो प्रकार की, सदिश और अदिश। अब चूंकि ऊर्जा को हम लोग अदिश राशि कह रहे हैं तो फिर सवाल उठता है कि अदिश क्यों होगी। इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि ऊर्जा में सिर्फ परिमाण होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, क्वांटिटिव वैल्यू होते हैं, बट डायरेक्शन नहीं होता है। इसी कारण से हम लोग कह सकते हैं एनर्जी इज द स्केलर क्वांटिटी, और ऊर्जा जो होती है वह अदिश राशि होती है। क्लियर साथियों? नेक्स्ट पूछा जाता है कि एक जूल ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, या एक जूल ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो याद करेंगे साथियों कि जैसा कि हम लोग एक जूल कार्य के बारे में पढ़े थे, उसी तरीके से यहाँ पर एक जूल ऊर्जा की बात करते हैं। तो कहते हैं एक जूल ऊर्जा जो होती है वह एक जूल कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कि मतलब जब किसी वस्तु पर बल लगाकर एक जूल कार्य किया जाएगा तब हम लोग समझेंगे कि उस वस्तु में एक जूल ऊर्जा है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे आसपास, हमारे वातावरण में, हमारे दैनिक जीवन में कई प्रकार के ऊर्जा का रूप देखते हैं। ऊर्जा का रूप, या इसी को कहते हैं ऊर्जा का प्रकार। तो ऊर्जा के रूप या प्रकार में काइंड्स ऑफ एनर्जी में हम लोग पढ़ते हैं कि जनरली ऊर्जा को दो भाग में बांटते हैं। एक भाग जिसे हम लोग कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, इंग्लिश में जिसे मैकेनिकल एनर्जी के नाम से जाना जाता है, M4 मैकेनिकल, E4 एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा क्या हो गया? मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा होता है अयांत्रिक ऊर्जा, दैट इज नोन एज नॉन मैकेनिकल एनर्जी।
यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी, अयांत्रिक ऊर्जा नॉन मैकेनिकल एनर्जी। अब जो यांत्रिक ऊर्जा होते हैं वह दो प्रकार के हो सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा या तो गतिज ऊर्जा हो सकते हैं या स्थितिज ऊर्जा हो सकते हैं। कहने का मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा को दो भाग में बांटेंगे, गतिज ऊर्जा जिसे हम लोग इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा जिसे इंग्लिश में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। क्लियर साथियों। नेक्स्ट आता है अयांत्रिक ऊर्जा, दैट इज नॉन मैकेनिकल एनर्जी। इसमें बहुत सारे ऊर्जा के रूप को शामिल करते हैं, जिसमें आता है सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। इंग्लिश में बात करें साथियों तो ये हमारा सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। इस तरीके से एनर्जी के कई सारे रूप हो सकते हैं। अब हम लोग बार बार एनर्जी का रूप के बारे में बात कर रहे हैं, तो आगे हम लोग ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत के नियम के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। नेक्स्ट साथियों, तो हम लोग अपने टॉपिक पर कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कहता है यांत्रिक ऊर्जा, दैट इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। कि यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी क्या होते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होते हैं वह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। मतलब कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जब हम लोग गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग निकालेंगे तब हमें उस वस्तु का यांत्रिक ऊर्जा का परिमाण मिलता है। क्लियर साथियों। नेक्स्ट कहते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो गति से हमें पता चल रहा है कि उस वस्तु में कहीं ना कहीं गति से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा होगी वही गतिज ऊर्जा कहलाएगी। उसी को डिफिनेशन में कहा रहा है कि किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है, यानी जब कोई वस्तु है और गति कर रहा है और उसके गति के द्वारा जो कार्य होता है, तो कार्य करने की जो क्षमता उसमें डेवलप होगी, उसी को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। क्लियर साथियों। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क ऑफ बाय अ बॉडी और अ सब्सटेंस ड्यू टू इट्स मोशन। यानी उस वस्तु के गति के कारण उस वस्तु में जो भी कार्य करने की क्षमता होगी वही ऊर्जा या कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा के नाम से जाना जाएगा। और गतिज ऊर्जा को जनरली हम लोग ई और सब्सट्रैक्ट में के लिख करके सूचित करेंगे। डायरेक्ट के लिख सकते हैं या कई जगह पर के ई, के फॉर काइनेटिक, ई फॉर एनर्जी से डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है साथियों कि इसी को अगर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तो कहेंगे कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा कार्य की उस मात्रा द्वारा दी जा सकती है या व्यक्त की जा सकती है, डिनोट की जा सकती है, जो उस वस्तु को विराम में आने से पहले उस वस्तु द्वारा की जा सकती है। यानी वस्तु जब तक गति कर रही है और गति के दौरान वो जितना कार्य करेगा या कार्य करने की क्षमता होगी वही उस वस्तु का गतिज ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट कहते हैं साथियों कि स्थितिज ऊर्जा में क्या कहेंगे। तो कहेंगे किसी वस्तु को उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण, किसी वस्तु की स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण उस वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता आएगी उसी को हम लोग स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानेंगे। अब साथियों कहते हैं कि अगर उदाहरण की बात करें तो आप बहुत सारा उदाहरण देखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है और वो गिरेगा तो उस व्यक्ति को उतना ज्यादा चोट नहीं लगेगा, लेकिन अगर वही व्यक्ति दौड़ता हुआ गिरता है तो उस व्यक्ति में ज्यादा संभावना है कि उसे ज्यादा चोट लगेगी। तो ये ज्यादा चोट किस कारण से लगा? उस व्यक्ति को ज्यादा चोट लगा गति में आने के कारण, इसके कारण उसके अंदर गतिज ऊर्जा आ जाती है। दूसरा उदाहरण जो आप जनरली बार बार देखते हैं कि बंदूक से जो गोली छोड़ी जाती है, उस गोली को अगर आप हाथ से लेकर के किसी को मारेंगे तो
जा करके टकरा करके वहीं गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा उस गोली में या कहे बुलेट में जो गति दी गई वो बहुत ही कम मात्रा में होती है, जबकि उसी गोली को अगर किसी रिवॉल्वर या बंदूक से छोड़ी जाती है तो वो उसको इतनी गतिमान कर देती है कि वह किसी पर्सन को लगने के बाद उसके अंदर तक चली जाती है, छेद कर देती है, इवन कि कई बार पार कर जाती है। तो ये ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि बुलेट जो है वह बंदूक से छोड़े जाने के कारण गति में आ जाती है। क्लियर साथियों? उदाहरण दे सकते हैं कि अगर आप बहता हुआ पानी देखते हैं, बहती हुई हवा देखते हैं, हवा नहीं चल रही है तो कपड़ा आराम से पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही देखते तेज हवाएं बहती है, यानी हवा में जब गति आती है तो कई सारी चीजों को उखाड़कर उड़ाकर यहां से वहां लेके चली जाती है। इन सारे उदाहरणों से आप देख सकते हैं कि चलती हुई या बहती हुई, गति करती हुई किसी वस्तु में ऊर्जा होती है और जिसके कारण वह कार्य करता है, और वैसे ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग आगे भी इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे, वहां पर भी कई सारे उदाहरण देखेंगे, तो वहां पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। क्लियर साथियों? आज नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, गतिज ऊर्जा के व्यंजक को निकालकर समझकर, व्यंजक कह दे या कह दे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला या सूत्र तो गलत नहीं होगा कि गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हम किस फॉर्मूला, सूत्र या समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम लोग बात करते हैं साथियों कि अगर हमें गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करनी है या फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करनी है, तो एक उदाहरण से लेकर के चलते हैं कि किस आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि मान लेते हैं साथियों कि एक वस्तु जो है वह हमारे ए पॉइंट पर स्थित है और उस पर हम लोग एफ बल लगाकर उसे बी पॉइंट पर पहुंचा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वह वस्तु जो है एम द्रव्यमान का है, एस डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन तय करके वह बी बिंदु पर पहुंच रही है। और इस अवस्था में आप देख रहे हैं कि हमारा जो प्रारंभिक वेग होगा वह 0 होगा और अंतिम वेग जो हो रहे हैं वह भी में जा रहे हैं। क्लियर है साथियों? मतलब कि वो भी वेग से जा रहा है। अभी वह विराम आने से पहले की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? विराम में आने से पहले की बात कर रहा है कि अंतिम वेग जाकर के 0 हो जाएगा, का मतलब हो जाएगा कि वस्तु विराम में आ गया। लेकिन हम लोगों ने जो लिया है अंतिम वेग वो भी लिया है, इसका मतलब है कि अभी वस्तु विराम में नहीं आया है। तो अगर हम लोग उसके द्वारा किए गए 2 पॉइंट के बीच जो डिस्प्लेसमेंट है उसके गति के कारण जो उसमें ऊर्जा होगी उसका मान निकालने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि एम द्रव्यमान का कोई वस्तु है जिस पर एफ बल लगा रहे हैं। एम द्रव्यमान का वस्तु है, एफ बल लगा रहे हैं, बिंदु ए से बिंदु बी तक उस वस्तु को गतिमान कर रहे हैं, जिसमें प्रारंभिक वेग जो हमारा स्टार्टिंग वेलोसिटी था वह 0 है, जबकि अंतिम वेग जो हम लोग बात करेंगे वह भी का बात करेंगे। चूंकि अंतिम वेग इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अभी वस्तु रुकी नहीं है, वरना अंतिम वेग क्या हो जाता? 0। अब कहते हैं वस्तु का जो विस्थापन होता है वो एस होता है। वस्तु का विस्थापन क्या होगा? एस होगा। तब हम लोग बात करते हैं कि अगर वस्तु का विस्थापन एस है तो यहां पर हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं या कहें कि मोशन का इक्वेशन लगाते हैं या गति का समीकरण लगाते हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर यू का वैल्यू हम लोग रखेंगे क्या? 0। यहां दिया हुआ है u बराबर 0, v का बराबर v, तो v का स्क्वायर v स्क्वायर, u बराबर 0 और 2as। तब हमें 0 का वैल्यू हटाने के बाद क्या मिलेगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब s को हम लोग यहाँ पर वैल्यू अलग करके निकाल लेते हैं, तो यह हमारा 2s के साथ मल्टीप्लाई में है, तब v स्क्वायर के पास जाकर के डिवाइड में हो जाएगा। तब यह हमारा क्या कहलाएगा? s इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2a। यानी विस्थापन का जो हमारा वैल्यू निकला वह वी स्क्वायर बाई 2a कह सकते हैं, अंतिम वेग का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सीलरेशन या उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण जो कि बल की दिशा में हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि इसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी में ढालने की कोशिश करेंगे
तब कहते हैं कि गतिमान वस्तु द्वारा किया गया कार्य का परिमाण निकालना है। तो कार्य का परिमाण निकालने के लिए कार्य का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या बल गुने विस्थापन। तो बल हमारा F, विस्थापन हमारा S। एक और इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि बल बराबर क्या होता है, मास गुने एक्सिलरेशन यानी द्रव्यमान गुने त्वरण। F इज इक्वल टू ma। कहां से पढ़ चुके हैं, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पढ़ चुके हैं। यहां पर भी हम लोग गति का समीकरण लगा रहे हैं, यहाँ गति का इक्वेशन लगा रहे हैं, मोशन का लॉ लगा रहे हैं कि F इज इक्वल टू ma। तब हम लोग बात करते हैं कि W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma इंटू S। ma इंटू S। अब यहां जो हम लोगों ने S का फॉर्मूला या वैल्यू निकाला था वो यहाँ पर S का वैल्यू पुट कर देते हैं। ma इंटू S के जगह पर क्या रखे, v स्क्वायर बाई 2a। v स्क्वायर बाई 2a, यही हमारा क्या आ गया, यहाँ पर वैल्यू रख दिए। अब देखेंगे a से हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गए, बच क्या गया, m v स्क्वायर बाई 2, m v स्क्वायर बाई 2। इसी w इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m v स्क्वायर बाई 2, जिसमें से हम लोगों ने हाफ अलग कर लिया और बना दिया m v स्क्वायर। तब जाकर के हमारा फॉर्मूला क्या बना, w इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। m क्या है, मास ऑफ अ बॉडी या उस वस्तु का द्रव्यमान, v स्क्वायर क्या है, उस वस्तु का अंतिम वेग। क्लियर साथियों। अब हम लोग चूंकि जानते हैं कि उस वस्तु के द्वारा इतना कार्य किया गया, तो जिस वस्तु के द्वारा गति के कारण जितना कार्य किया जाता है वही उस वस्तु का क्या होता है, गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं E के यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। और यही जो है वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहला जाएगा या कहें गतिज ऊर्जा का व्यंजक कहला जाएगा। तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक या कहें फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे, हाफ mv स्क्वायर। क्लियर है साथियों। यहां तक किसी तरह का कोई दिक्कत, अगर एकक पॉइंट को समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत हो रहा है, आप चाहे तो वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हैं। अगर दोबारा देखने पर भी समझ में ना आए, आप कमेंट में अपने कंफ्यूजन को, डाउट को लिखकर हमारे पास भेज सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों कि अगर हम लोग ये फॉर्मूला देख चुके हैं तो जब भी फॉर्मूला आता है आप इसमें से एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हम लोग बात करते हैं कि ये हमारा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। तब कहते हैं कि गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान जो कि m है और उसके चाल का वर्ग मतलब v का स्क्वायर। वस्तु का द्रव्यमान m, चाल के वर्ग का मतलब v का स्क्वायर, दोनों का समानुपाती होता है। समानुपाती क्या होता है साथियों, इतने क्लास में हम लोगों ने कई बार चर्चा कर चुका है। नेक्स्ट कहता है कि यदि वस्तु, इसी से रिलेटेड आगे समझा रहा है कि यदि वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, इसे ध्यान रखेंगे। यहां से बार बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, ना कि आपके क्लास में बल्कि हायर लेवल के कंपटीशन में भी पूछा जाता है। कहता है कि यदि वस्तु का द्रव्यमान डबल कर दे, 2 गुना कर दे, तब क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 2 गुनी हो जाएगी। कब, जब उस वस्तु का चाल समान हो, यानी समान चाल से चल रही वस्तु का द्रव्यमान अगर डबल कर दिए हैं, 2 गुना कर दिए हैं, तो उस वस्तु का काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। दूसरा कहता है साथियों कि यदि वस्तु के चाल 2 गुनी कर दे, अगर वस्तु की चाल 2 गुनी कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी E के जो होगी वह 4 गुनी हो जाएगी, जिसे हम लोग लिखे हैं चौगुनी हो जाएगी। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं 4 गुना, यानी 4 गुनी हो जाती है। क्यों 4 गुनी क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि चाल के वर्ग का समानुपाती होता है। तो चाल को अगर डबल कर रहे हैं तो डबल का वर्ग क्या होगा, 4। इसी कारण से ये हमारा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। कब, जब द्रव्यमान समान रखेंगे तब, मतलब सेम मास पर बात करेंगे तब। और ये दोनों पॉइंट है साथियों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बार बार ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल, फिल इन द ब्लैंक्स
टाइप का सवाल या कहें 1 नंबर का सवाल बार बार पूछा जाता है। क्लियर है साथियों? किसी तरह का कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को, परेशानी को भेज सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों, हम लोग जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं साथियों वो है कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा और प्रमेय, जिसे कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कई कई जगह पर थोड़े बहुत समय के लिए देखा जाता है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कार्य ऊर्जा और प्रमेय से आप क्या समझते हैं, या कहते हैं कार्य ऊर्जा दोनों एक साथ मिला करके किस तरीके से बात किया जाता है। तब हम लोग देखेंगे साथियों कि कार्य ऊर्जा प्रमेय कहता है कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। कहने का मतलब कि अगर किसी बल द्वारा किया गया कार्य निकाल रहे हैं तो उस वस्तु के द्वारा जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कहने का मतलब प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा, दो तरह के गतिज ऊर्जा की बात करेंगे। तो जो अंतिम गतिज ऊर्जा होंगे वो हमारा EK2 और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो होंगे वो हमारा EK1। तो अगर हम लोग लिखें कि EK2 क्या है, हमारा अंतिम गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा की बात हो रही है, और EK1 क्या है, हमारा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। कहने का मतलब साथियों कि अगर आप निकालना चाहते हैं, कार्य ऊर्जा और प्रमेय को बताना चाहते हैं, तो बताएंगे। एक स्टेटमेंट के है, कहता है कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो परिवर्तन का मतलब क्या होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। परिवर्तन का मतलब क्या, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अब अगर गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो कहेंगे अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो अंतिम गतिज ऊर्जा हमारा क्या है, EK2 से निकाल रहे हैं, और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा EK1 से निकाल रहे हैं। तो इसी थ्योरम को हम लोग कहते हैं कार्य ऊर्जा थ्योरम या कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में संबंध। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो जैसा कि आप मोशन के चैप्टर में पढ़े हैं संवेग के बारे में, मोमेंटम के बारे में, तो मोमेंटम का परिभाषा या फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी दैट इज द मोमेंटम। कि जब किसी वस्तु का मोमेंटम निकालते हैं तो हमें उसके द्रव्यमान और वेग से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ से हम लोग वेलोसिटी को अलग किए हैं, तो मोमेंटम बाई मास, मोमेंटम बाई मास। इसी का संबंध दिखाना है किससे, गतिज ऊर्जा से। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप देख रहे हैं क्या होता है, हाफ इंटू mv स्क्वायर, हाफ इंटू mv स्क्वायर। अब जो हमारा v स्क्वायर आया है, उसी v स्क्वायर में चूंकि v इज इक्वल टू आया है मोमेंटम बाई मास, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास स्क्वायर। इसी को हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए, मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास स्क्वायर। तब हमारा क्या आ गया, एक मास से एक मास कट गए, ऊपर कोई मास नहीं बचा। बचा क्या है ऊपर, मोमेंटम का स्क्वायर, नीचे क्या बचा है 2 और मास। तब हमारा गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएंगे, मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m दैट इज डबल मास। अलग करके अगर बात करें साथियों तो इसे हम लोग लिख रहे हैं हाफ मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। यही हमारा गतिज ऊर्जा और संवेग में या लीनियर मोमेंटम में संबंध को दर्शाता है। मतलब जब कहीं पर हम लोग गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों एक साथ देख रहे हैं
और वहां पर किसी तरह का इक्वेशन लगाना हो, फॉर्मूला लगाना हो, तो आप इस तरह का फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते। क्लियर है साथियों? आई होप कि गतिज ऊर्जा से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को हमने कवर किया जो आपके लिए जरूरी होंगे। आप इसे रिवीजन के तौर पर 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आपकी इच्छा हो देख करके अपने टॉपिक को रिवाइज करें और अपने टॉपिक को मजबूत करें। इसके बावजूद अगर कोई किसी तरह का कंफ्यूजन, डाउट होगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। क्लियर है साथियों? फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, एंजॉय करें।